हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो स्टैटिकल असिस्टेंट 16/2/2024 सेकंड शिफ्ट, ये हमारा आज का लास्ट पेपर होगा। ठीक है, स्टैटिकल असिस्टेंट का ये हमारा लास्ट पेपर होगा। इसके बाद हमारे पास फरवरी के सिर्फ एक एग्जाम बचता है, वो है वर्कफोर्स अटेंडेंट का। ठीक है, अब बस हम उसे वो करेंगे और उसके बाद 5 प्रैक्टिस सेट करेंगे। उसके बाद फरवरी का काम हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को इग्नोर करना, कोई खास पेपर का लेवल अच्छा नहीं है एक दो क्वेश्चंस के अलावा। आपको इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, कीस्टोन क्लासेस। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और जो बेस्ट पीवाईक्यूज हैं वो आपके इसके वर्क फोर्स अटेंडेंट के कंप्लीट होने के बाद आपको बेस्ट पीवाईक्यू चैनल पे अपडेट देखने को मिलेगा, जिसके बिहाफ पे हम 5 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर किसी को अच्छी लगती है या बुरी लगती है, दोनों ही चीजें आप मेरे को बता सकते हो। आपके रिव्यूज जो है हमेशा मैं माइंड में रख के आगे की क्लासें बनाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कम से कम हम 15-20 बार कर चुके हैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 30%, देन इंक्रीज नंबर इज डिक्रीज बाय 10%। पहले उसको 30% बढ़ाया गया, यानी कि प्लस का 30%, फिर यहाँ पे माइनस कर दिया, माइनस का 10%, और उसके बाद एंड रिजल्ट पूछ रहा है, एंड रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में आपको इसके दोनों तरीके बता दिए थे। बेस्ट जो है मैं अब भी सजेस्ट करूंगा कि इस वाले मेथड से ही करा जाए, b/100, और आप इसको 100 मान के भी कर सकते हो। तो ये आपका होमवर्क हो गया। भाई कई बार कर चुके हैं तो इसे होमवर्क में रखते हैं, कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को चलते हैं। 32,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात कीजिए यदि 25% प्रतिवर्ष वार्षिक दर हो, एक वर्ष के लिए अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो यानी कि हर छठे महीने पे, यानी कि 6-6 महीने में 2 बार मिल रहा है हमें ब्याज। अगर हमें 6-6 महीने में 2 बार ब्याज मिल रहा है तो ये 25% की रेट जो है वो 12.5% हो जाएगी। और हमें पता है 12.5% कितनी होती है, 1/8 होती है। अगर 1/8 होती है तो मैंने आपको ट्री मेथड बताया। ट्री मेथड हम यहाँ क्या करते हैं, जो नीचे आता है उसको उसकी उतनी ही घात बना लेते हैं जितनी बार वो हो रहा है, जितनी बार ब्याज मिलेगा हमें। हमें 2 बार मिलेगा तो हम इसकी घात बना लेंगे 2। तो यानी कि 64 को हम यहाँ पे प्रिंसिपल मान लेंगे। जब हम 64 को प्रिंसिपल मानेंगे, पहले साल उसका 1/8 मिलेगा, यानी कि 8 मिलेगा, और दूसरे साल भी उसका 1/8 यानी कि 8 ही मिलेगा। फिर दूसरे साल क्या होगा, इसका 1/8 मिलेगा और इसका भी 1/8 मिलेगा। इसका 1/8 यानी कि 8 का 1/8 हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट तो हमें मिल गया और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें तीनों मिल गया। यानी कि अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे हमें 17 मिल गया, और सिंपल इंटरेस्ट जो है हमें यहाँ पे 16 मिल गया। अंतर कितने का है, अंतर सिर्फ ये आता है। ठीक है, ट्री मेथड में सिर्फ अंतर जो है ये आता है। ये वाली लाइन को सिंपल इंटरेस्ट कंसीडर करते हैं। 3 होता तो यहाँ पे 1 2 3 4, 3 हो जाते, 4 हो जाते, तो 4 में हो जाते, तो ये वाली ये 1 2 3 4 ये हमारे कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हो जाता है। तो यहाँ पे किस केस में कितना है, इस केस में 1 है। अब 32,000 रुपए यहाँ पे प्रिंसिपल है, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल 64 है, और हमें 1 की वैल्यू पता करनी है, अंतर ही तो पता करना है। 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से जाएगा 2 बार, 1000 आएगा, 1000 को 2 से काटेंगे तो 500 रुपए हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, 500 रुपए हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, अब इसको हम 2a स्क्वायर वाले मेथड से नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब 125 का आप स्क्वायर निकालोगे, फिर 2 डिजिट रखोगे। बहुत से लोगों को 125 का स्क्वायर निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, इससे बढ़िया तो आप ट्री में रख लो, ट्री में आपका जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को ट्री मेथड से करा जाए तो ज्यादा बेटर है। हर क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके हैं, 2-3 तरीके हैं, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन किस लैंग्वेज में है। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, देखो कुछ लोग करते हैं इसको ऐसे। मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। भाई एक ट्री हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी कंपाउंड इंटरेस्ट के उसको निकालने के लिए एक क्या हो जाएगा, हमें पता है 1/8 है, यानी कि 8 की वैल्यू जो है एक बार में 9 हो रही है, तो 2 बार में 8 की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो मेरे को यहाँ से पता चलेगा 64 की वैल्यू 81 हो गई। 64 की वैल्यू 81 होगी। अगर हम इसे सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता तो मैं यहाँ से निकाल देता। ठीक है, या फिर मेरे से सीधा अमाउंट पूछा होता
तो वो मैं निकाल देता। लेकिन मेरे से यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस पूछा है, इसलिए मेरे को यहाँ पे सबसे बेस्ट मेथड जो है वो हमारा ये वाला ट्री मेथड हो जाएगा सबसे बेस्ट। ठीक है, मैंने आपको दोनों तीनों तरीके इसलिए बता दिए जिससे कि आप कंपैरिजन कर सको कि कहाँ कौन सा मेथड ठीक रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। यदि x और 90 का तीसरा अनुपातिक 180 है, अगर x और 90 का तीसरा अनुपातिक 180 है तो x की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, हमें पता है तीसरा अनुपातिक कैसे लिखते हैं। तीसरा अनुपातिक हम कैसे लिखते हैं, हम तीसरा अनुपातिक लिखते हैं भाई x और 90 का तीसरा अनुपातिक है, यानी कि तीसरी संख्या जो है वो हमारी 180 है। तीसरी संख्या हमारी 180 से क्या मतलब है हमारा, भाई ये जो ये वाली संख्या है ये बीच में 2 बार आएगी और लास्ट में 180 आ जाएगा। अब हमें पता है अंदर अंदर की गुणा करनी है, बाहर बाहर की गुणा करनी है। x मल्टीप्लाई में 180 इज इक्वल टू 19 मल्टीप्लाई में 90, सॉरी 90 मल्टीप्लाई में 90, ये 2 बार जाएगा, 2 से ये 45 टाइम्स जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक आदमी नाव चला रहा है, धारा के प्रतिकूल की तुलना में धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तय करने में 1/4 समय लेता है। ठीक है, स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की दर का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई मेरे को क्वेश्चन में कोई भी नंबर्स नहीं दिए हुए, ना मेरे को स्पीड दी हुई, ना मेरे को टाइम दिया हुआ, मेरे को सिर्फ बोला है कि यहाँ पे 1/4 टाइम लगता है। 1/4 टाइम कब लगता है, जब धारा के प्रतिकूल जाता है उसके मुकाबले अनुकूल जाने में, यानी कि डाउन स्ट्रीम जाने में अप स्ट्रीम से 1/4 टाइम लगता है। यानी कि अगर मैं अप स्ट्रीम बात करूं, USS की बात करूं, अप स्ट्रीम की बात करूं और डाउन स्ट्रीम की बात करूं, DSS की बात करूं, तो अप स्ट्रीम में अगर टाइम की बात करूं तो मेरे को 4 लग रहा है और DSS में 1 लग रहा है, यही तो मतलब है 1/4। ठीक है, तो मेरा ये अनुपात आ गया, तो मैं यहाँ से स्पीड का अनुपात भी निकाल सकता हूँ। स्पीड का अनुपात 1 और 4 हो जाएगा। अब मेरे से नाव की गति पूछी है, स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात पूछा है। भाई मेरे को पता है अगर मेरे को बोट की स्पीड चाहिए और मेरे को अनुपात चाहिए किसका, करंट का। ठीक है, तो मेरे को पता है अगर मेरे को बोट निकालनी है तो मेरे को दोनों स्पीडें निकाल के 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई USS हमारा क्या होता है, USS हमारा होता है बोट प्लस में स्ट्रीम या करंट बोल दो। ठीक है, और DSS क्या होता है हमारा, डाउन स्ट्रीम क्या होता है, बोट माइनस में करंट, यही तो होता है। तो अगर मैं दोनों को प्लस करके आधा कर दूंगा तो मेरा बोट निकल के आ जाएगा। प्लस करके मैंने आधा करा, 4 + 1/2। भाई मैं इसे काटता नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और मैंने करंट के लिए क्या करा, इसको घटा के आधा कर दिया। घटा के आधा यानी कि 4 में से 1 गया, 4 - 1/2। अनुपात की बात है तो ये आपस में कट हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5:3। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में डिफिकल्ट लग सकता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में वो सब कुछ है जिसकी आपको नीड है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 4 का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद के लिए 32% की छूट देता है। भाई 22% अधिक अंकित करा और 32% की छूट दे दी, मेरे को तो यहाँ पे पता चल गया सत्यानाश कर दिया दुकानदार ने सत्यानाश कर दिया। दुकानदार को तो होगी हानि, तो मेरे से सिर्फ हानि पूछी है। इसने प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस भी पूछ सकता था। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस भी पूछ सकता था, लेकिन इसने हमसे क्वेश्चन में सिर्फ लॉस का परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, हमें दिख रहा है यहाँ पे थोड़ी सी ना वैल्यूज टिपिकल सी हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य से 22% अधिक अंकित करता है, फिर 32% घटाएगा, तो मेरा पॉइंट्स में तो आएगा। ठीक है, जब मेरा पॉइंट्स में आएगा तो मैं इसको ऐसे कंसीडर कर लेता हूँ कि मैं CP को 100 मान लेता हूँ। 100 अगर 22% अधिक अंकित करता है तो MP हमारा कितना हो गया, 122 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। अगर उस पर 32% की नगद पे छूट दे देता है तो SP कितना हो गया, 122 का 32% की छूट दे देगा तो कितना हो जाएगा 68%। परसेंट हटाने के लिए नीचे 100। अब मेरे को हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत जब निकालना है तो मेरे को इस MP का तो कोई काम नहीं है, इस MP का तो मुझे कोई काम नहीं है, तो मैं खाली CP और SP का वो भी तो ले सकता हूँ, रेशो भी। अगर मैं CP और SP का रेशो लेने पे आऊँ, CP रेशो में SP, भाई मैं परसेंटेज निकालना चाहता हूँ
तो मैं रेशो से भी निकाल सकता हूँ, इजी पड़ेगा मेरे को, मैं इसकी मल्टीप्लाई इसमें करके निकालूंगा, इससे बढ़िया मैं रेशो से निकाल लेता हूँ। मैंने बोला CP 100 है और ये 122 मल्टीप्लाई में 68/100 है, जितना कट सकता है उतना काट लेते हैं। मेरे को दिखाई दिया ये 4 से कटा 25 आया और 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। मेरे को यहाँ से भी दिखाई दिया कि ये 61 पे कट गया और ये 50 पे कट गया, यानी कि CP मेरा कितना आ गया 1250 और SP मेरा कितना आ गया 61 मल्टीप्लाई में 17, 7 6 सत्ते 42, 43, 4 6 एकम 6 और 4 10, 1037, यानी कि 1250 की चीज उसने 1037 में बेच दी। कितने का लॉस हुआ? मेरे को यहाँ से लॉस कितने का दिखाई दिया? मेरे को यहाँ से लॉस दिखाई दिया 1250 और 1037। 1037 का मतलब हो गया 50, 60, 63, 63 और 250, 250 और 63, 6 और 5 11 का एक लगा, एक हाथ से 313। 313 का यहाँ पे हमारा लॉस हो गया। 313 का जब हमारा यहाँ पे लॉस हो गया और CP हमारा 1250 है, तो मैं लॉस परसेंट की अगर बात करूं तो कितना हो जाएगा 313 अपॉन में 1250 मल्टीप्लाई में 100। 100 से मैं अगर 50 से काट दूं तो 50 दूनी 100 और 50 से 50 दूनी 100 और 55 25 25 आ जाएगा। 313 मल्टीप्लाई में 2 करूंगा तो मेरा आएगा 626 अपॉन में 25। ये कैलकुलेशन और बड़ी होती है अगर मैं इसको यहाँ पे अनुपात में नहीं लेता, ये कैलकुलेशन और बड़ी हो जाती। ठीक है, अनुपात की वजह से कैलकुलेशन थोड़ी सी कम हो गई है। यहाँ से इसको मैं काट लेता हूँ तो मेरे को यहाँ से क्या मिलता है? मेरे को यहाँ से कुछ गड़बड़ लग रही है, पता नहीं है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई दे लेता हूँ। 7 एकम 7, 6 सत्ते 42 और 1 43 का 3, 4 हासिल 6 एकम 6 और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 2 6 12, 2 एकम 2, ठीक है 50, 1250, ठीक है। और सॉरी ये 313 नहीं आएगा, 313 नहीं आएगा, मैं भी तो बोलूँ यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। एक सेकंड दीजिएगा, कट कर लेते हैं इसको जरा। ये तो 1037, 1000 से ज्यादा है, तो 150 एक आ गया, 150 एक आ गया और 63 एक आ गया, सॉरी हाँ 150 एक आ गया और 63 एक आ गया, यानी कि हमारा कितना आ गया 3 और 6 और 5 11 का 1, 213 है। ठीक है, तो 213 लॉस परसेंट की अगर मैं बात करूं, लॉस परसेंट की बात करूं तो 213 अपॉन में 1250 और मल्टीप्लाई बाई 100। काट लेते हैं, 0 से 0 को काट लेते हैं। 25 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 55 25 और 5 दूनी 10, 213 दूनी हो गया हमारा 200, 400, 426 बटे में 25, 25 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा कितना, 25 से कम 25 कितना बच गया 30, 12, 17, 176, 25 सत्ते 175, 17 पॉइंट समथिंग आएगा। 17 पॉइंट समथिंग में मेरे को एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कैलकुलेटिव की कैटेगरी का क्वेश्चन है और बाकी तो इसमें कुछ नहीं कॉन्सेप्ट को लेके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ को। नीचे दिए गए पाई चार्ट 5 शहरों में गायन प्रतियोगिता में चयनित प्रतियोगियों की कुल संख्या को प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। चयनित प्रतियोगियों की कुल संख्या 18,000 रुपए है, 18,000 है सॉरी, तो 100% की मेरे को 18,000 वैल्यू दी है। कोलकाता और पुणे में चयनित प्रतियोगी, कोलकाता और पुणे में चयनित प्रतियोगी हम एक बार देख लेते हैं कौन है। भाई मेरे को पता चला कोलकाता में 15% और पुणे में 25%, यानी कि अगर मैं कोलकाता प्लस पुणे की बात करूं तो 25 और 15 कितना हो गया 40% की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसने अगली लाइन में कहा कि दिल्ली और बेंगलोर में चयनित, दिल्ली में 20 और बेंगलोर में 28, दिल्ली प्लस में बेंगलोर में कितने हो गए हमारे 48% का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या अनुपात ज्ञात करने के लिए मेरे को इनका निकालने की जरूरत है कि 18,000 का 40% कितना है, 48% कितना है? नहीं, मैं तो यहाँ सीधा अनुपात ही लगा देता हूँ, आएगी तो बात बराबर ही। मल्टीप्लाई 18,000 मल्टीप्लाई में 48% डिवाइडेड बाय 100 होगा, यहाँ भी वही होगा, तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे, तो मैं लिखते ही गए को मैं यही काट लेता हूँ। 8 पंजे 40 और 8 6 48, 5 रेशियो में 6 हमारा यहाँ पे
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हमारा अभी थर्ड प्रोपोर्शनल आया था, अब ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शनल आ गया। अब फोर्थ प्रोपोर्शनल हमने थर्ड प्रोपोर्शनल डील कर लिया, चलो फोर्थ प्रोपोर्शनल भी कर ही लेते हैं। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमारा क्या होता है, 24x48 का चतुर्थ अनुपाती 88 है। 24x और 48 का चतुर्थ अनुपाती 88 है। सिंपल सी बात है, ये मेरे को कह रहा है कि 24 और x का जो अनुपात है वही अनुपात 48 और 88 का है। ठीक है, कर दो अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा। अंदर अंदर और बाहर बाहर गुणा करेंगे तो ये हमारा आएगा 24 मल्टीप्लाई में 88 इज इक्वल टू, अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी तो x मल्टीप्लाई में 48। ठीक है, इसको ऐसे x लिख लेते हैं। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन ना हो। तो 24 दूनी 48 और 2 से 1 कटेगा तो 44, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 48 डेज, बी इज 60% मोर एफिशिएंट देन ए, फाइंड द नंबर ऑफ डेज। आर यहाँ से गायब है तो इसको आर लिख लेते हैं। ऑफ डेज इट टेक्स बी टू डू द सेम वर्क, बी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। पहली कंडीशन में मेरे को पता चला कि ए जो है वो 48 दिन में काम को पूरा कर लेता है। दूसरी कंडीशन में मेरे को यहाँ पे अनुपात दिख रहा है, भाई मेरे को परसेंटेज दिया, मैं अनुपात निकाल सकता हूँ। उसने बोला कि बी जो है 60% ज्यादा कार्य कुशल से ए से, अगर ये 100 है तो ये 160 है। अनुपात की बात करूंगा तो ये आएगा 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160, 5:8। मेरे को पता चल रहा है कि ए जो है 48 दिन लेता है। तो टोटल वर्क की अगर मैं बात करूं तो ए अगर 48 दिन लेता है और एक दिन में 5 काम करता है तो मेरा टोटल वर्क कितना हो गया, 48 इंटू 5 हो गया। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मल्टीप्लाई करके लिखना जरूरी नहीं होता। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, बी कितना समय लेगा। बी जो है एक दिन में 8 काम करता है और टोटल वर्क ये है, तो बी का टाइम कितना हो गया, टोटल वर्क यानी कि 48 मल्टीप्लाई बाई 5 और डिवाइडेड बाई 8, 8 6 48 और 6 पंजे 30, यानी कि 30 डेज हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ को। ए ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का क्वेश्चन दोबारा आ गया एक बार, हमारे कुछ पेपर्स में पहले भी आया था और अब दोबारा आ गया। ठीक है, पहले हमसे, अब जहां तक मेरे को याद है, सीएस से और टीएस से पूछा था, सीएस से और टीएस से में क्वेश्चन था, और इस वाले क्वेश्चन में कैपेसिटी पूछी है, यानी कि वॉल्यूम पूछा है। तीनों टाइप के क्वेश्चन जो है आपके फर्स्ट टर्म के, तीन ही टाइप के बनते हैं और तीनों टाइप के अभी तक आपके कवर हो चुके हैं, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म का जो टॉपिक है, जो जनरली लोग नहीं पढ़ाते हैं डीएसएसबी के लिए, वो आपका कंप्लीट हो गया। 22-23 क्लास में आपका फर्स्ट टर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ क्या क्या टॉपिक हमारे ऐसे कंप्लीट हुए जो कि नहीं नॉर्मली पढ़ाए जाते। एक तो हमारा फर्स्ट टर्म का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, मेंसुरेशन का टॉपिक में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके के क्वेश्चन कोई डील नहीं कराता, प्रीवियस ईयर में ही आते हैं। ठीक है, एक आपका ट्रू डिस्काउंट का जो क्वेश्चन आता है वो कोई डील नहीं कराता, कभी कभी आता है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। और डीएसएसबी में कोसाइन रूल पे जो क्वेश्चन आता है उसे कोई भी टीचर कवर नहीं कराता, पता नहीं उनको क्या डर लगता है इससे, या वो खुद ही नहीं पढ़े हुए। कोसाइन रूल का भी कोई क्वेश्चन नहीं कराता, हमने वो भी डील कर लिया। ये चार टॉपिक ऐसे हैं, चार चीजें ऐसी हैं जो जनरली आपको किसी भी बैच में नहीं मिलेंगी। मेरे को नहीं लगता कि डीएसएसबी के बैच में इन्हें कोई कराता है। ठीक है, वैसे कोई 3 साल पहले किसी ने कोसाइन रूल का एक क्वेश्चन था, वो मेरे को भेज के बोलता है कि इस पे वो लगा दूं क्या। हाँ, 2-3 साल कोरोना के टाइम की बात है, उस पे वो बोल रहे थे कि वो लगा दूं, चैलेंज लगा दूं क्या। मैंने बोला भाई ये तो क्वेश्चन सही है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है। मैंने बोला भाई कोसाइन रूल्स होता है, तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी गलती। ठीक है, सिलेक्टेड हूं आज के टाइम पे। तो क्वेश्चन नंबर 9 को अगर मैं देखूं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा फर्स्ट टर्म का क्वेश्चन है, बाकी बातें बाद में करेंगे। एक पानी का गिलास 21 सेंटीमीटर ऊंचाई का, फर्स्ट टर्म है, गिलास बना लेते हैं। ए हमारा गिलास बन गया, हार्ड टेढ़ा गिलास। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, नीचे से चौड़ा और ऊपर से थोड़ा टेढ़ा, यानी कि हमने शंकु को काट दिया।
शंकु को, कोन को ऊपर की तरफ से काट दिया, इसकी टोपी बना लो, इसका गिलास बना लो, इसका कुछ वो बाल्टी बना लो, उल्टी करके बाल्टी बना लो, ठीक है, ये सब सब बन जाता है, ठीक है। तो आपका बाल्टी बोले, पानी का गिलास बोले, टोपी बोले जिसका ऊपर से कवर कटा हुआ है, या फिर कुछ और बोल दे, तो सब फ्रस्टम के केस में आते हैं, ठीक है। अब फ्रस्टम की हमसे कैपेसिटी पूछी है, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, तो ये मेरी छोटी आर होती है, ये मेरी बड़ी आर होती है, ठीक है, और ये मेरी हाइट होती है, ठीक है, क्योंकि हमसे सीएस से और टीएस से भी पूछा था, ये हमारी एल होती है, यानी कि स्लैंट हाइट होती है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम इसका होता है 1/3 पाई पाई एच, जो कुछ भी एच है इसकी, ठीक है, बड़ी आर का स्क्वायर प्लस में छोटी आर का स्क्वायर प्लस में आर इंटू आर ब्रैकेट में मत। अब इस केस में हमको दोनों वृत्तों के सिरों का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी कि बड़ी आर की अगर मैं बात करूं तो 8/2 4 हो जाएगी, और छोटी आर की बात करूं तो इस केस में 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। हाइट मेरे को इस केस में 21 सेंटीमीटर दी हुई है पहली लाइन में, ठीक है। तो मैं अगर वॉल्यूम की बात करूं तो मैं डालता चलता हूं डाटा को, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई में हाइट यानी कि 21, और ब्रैकेट में अगर मैं बंद करूंगा तो बड़ी आर का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 प्लस में छोटी आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और आर मल्टीप्लाई में आर यानी कि 4 इंटू 2 यानी कि 8, ठीक है, ब्रैकेट बंद। 7 के 21 से पूरा कट गया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई में 16 और 4 20 और 2 20 और 8 28, तो ये आ गया हमारा 1 मल्टीप्लाई में 56 इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी वॉल्यूम है ना, तो क्यूब हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक धनराशि 5 वर्षों में 13% साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए हो जाती है, यानी कि ये मेरे को अमाउंट दिया हुआ है, यानी कि प्रिंसिपल प्लस में ऐसा ही दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, और मेरे को 13% की साधारण ब्याज की दर है। तो अभी तक हमने होमवर्क में क्वेश्चन पहला ही दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम दे देते हैं इसको भी होमवर्क। मैंने आपको बता दिया, ये मेरे को अमाउंट दिया है प्रिंसिपल प्लस में ऐसा ही, 13% का साधारण ब्याज है, 5 सालों में 65% हो जाएगा, 100% प्रिंसिपल होगा, तो 165 की वैल्यू थी, आप इसको निकाल के अपने आप बता देंगे, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 4 अंकों की कितनी संख्याएं 9 से विभाजित होंगी। अब इसमें दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि हमको संख्याएं दे देता है और उनके बीच की बोलता है। जब संख्याएं दे देता है और उनके बीच की बोल देता है, तो जो संख्याएं हमें दी जाती हैं वो काउंट नहीं होती हैं, ठीक है। डीएसएसबी में एक दो क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो इस तरीके की गड़बड़ हो गई है, रिज्यूम स्लाइड्स, इस तरह की गड़बड़ हो गई है कि उन्होंने उसको भी काउंट कर लिया है, ठीक है। तो काउंट नहीं होते, वो चैलेंज के क्वेश्चन हो जाते हैं। एक तो ये ऊपर पता नहीं स्लाइड सूख जाता है, ठीक है, तो ये चैलेंज के क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, इसमें बिटवीन जैसा के बीच की संख्याएं ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम इसमें सब संख्याएं काउंट करेंगे। तो 4 अंकों की कितनी संख्याएं हो जाएंगी भाई, मेरे को पता है 4 अंकों की पहली संख्या 1000 होती है, और आखिरी संख्या जो होती है 9999 होती है, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है 8999 होगा, और अगर हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें +1 करना पड़ेगा, जिससे कि संख्या मिल सके। मेरे को यहाँ से कट करके ये मिलता है 999 और कुछ बच जाता है, प्लस में 9 ने 81, 9 ने 81, 9 ने 81, और प्लस में 1 करेंगे तो हमारी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी हमारी 1000, ठीक है। 1000 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। बिटवीन का ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बिटवीन आता है तो आप कोई ऐसी संख्या काउंट नहीं कर सकते जो इनके बीच में आती है। जैसे कि मैं बता दूं, क्वेश्चन ने बोला होता 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जो 9 से विभाजित होंगी, तो उस कंडीशन में ये जो है काउंट ही नहीं होता, ये काउंट नहीं होता, तो ये 1 नहीं आता, 999 आता, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिया हुआ है हमें घनाभ के किनारों का अनुपात 2, 3 और 5 है, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल 248 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मेरे को पता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 LB + BH + HL, ठीक है।
अब मेरे को यही किनारे दिए हुए हैं, ये एल बी और एच ही है, ठीक है। तो ये जो किनारे दिए हुए हैं ये एक्चुअल में 2x 3x और 5x है। इसकी वैल्यू मेरे को 248 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है। मैं निकाल लेता हूँ, मैं एल बी इनकी जगह ये डाल लेता हूँ, एल बी एच की जगह ये वैल्यू डाल लेता हूँ, ठीक है। एल बी एच एच, ठीक है। एल बी एच बल्कि बी एच एल आएगी है, बी एल एच आएगी, ठीक है, क्योंकि लेंथ जो होती है वो ब्रेथ से बड़ी होती है, ठीक है। कहीं भी कुछ भी डाल लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एल बी की अगर मैं बात करूं तो 3 दूनी 6, 2x की मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर, प्लस में बी एच होगी तो 5 या 15, 2x की मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर, प्लस में 5 दूनी 10 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 248, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर को इग्नोर कर दो, 2 से इसको काटूंगा तो ये और इसको जोड़ दूंगा तो ये आएगा 25 6 31 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 248 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा हमारा 1 2 4। इससे इसको काटूंगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4, जिससे कि मेरा एक्स आ जाएगा 2। अगर मेरा एक्स 2 आ गया तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 4 है, इसको बोल सकता हूँ ये 6 है, इसको बोल सकता हूँ कि ये 10 है, ठीक है। इसको बोल सकता हूँ कि ये 10 है, ठीक है। तो मेरे पास एल बी एच की एक्चुअल वैल्यूज आ गई। घनाभ का आयतन पूछ रहा है। घनाभ का आयतन क्या होता है? क्यूब वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कितना होता है? क्यूबॉइड इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच, डायरेक्ट बस ये वैल्यू डालनी है। तो 6 चौक 24 मल्टीप्लाई में 10 यानी कि 240, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है तो क्यूब 240 सेंटीमीटर की क्यूब, यानी कि हमारा 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। छात्रों की एक निश्चित संख्या 28 56 70 140 के समूह में व्यवस्थित किया जाता है, जिसमें से कि कोई भी छात्र पीछे नहीं रहता, कोई भी छात्र पीछे नहीं रहता, ठीक है। छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। मतलब कि 28 की लाइन बनाई जाती है, 56 की लाइन बनाई जाती है, 70 की लाइन बनाई जाती है, 140 की लाइन बनाई जाती है कुछ विद्यार्थियों की, ठीक है। 28 की बन सकती है, 56 की बन सकती है, 70 की बन सकती है, 140 की बन सकती है, जिससे कि कोई छात्र पीछे ना रहे। तो ये मेरा सीधा सीधा एलसीएम का क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप संख्याओं का एलसीएम निकालोगे तो आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका ये होमवर्क हो गया, ठीक है। क्वेश्चन देख के नहीं डरना है, सीधा एलसीएम निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपके होमवर्क के लिए होगा, सिंपल एलसीएम, उसमें और कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन भी सिंपल है। एक नाव में बैठे 11 व्यक्तियों का औसत जो है 37 है। नाव और बैठे हुए व्यक्ति, यानी कि नाव एक पर्सन की तरह काउंट इसने कर लिया और 11 व्यक्ति पहले ही थे, तो 11 व्यक्तियों का 37 था, तो ये 11 प्लस 1 12 व्यक्तियों का 38 हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, नाव का वजन निकल जाएगा। आप होमवर्क में रखिए और इसे निकाल लीजिए, ठीक है। सिंपल तो आप कर भी सकते हो, मैं एक बार इसको बता देता हूँ एग्जाम की अप्रोच पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। 11 का 37 है, 12 का 38 है, मेरे को दिख रहा है कि 1 प्लस हो रहा है, प्लस 1 हो रहा है, कितनों पे प्लस हो रहा है? 12 पे प्लस हो रहा है, यानी कि प्लस 12 हुआ टोटल पे, प्लस 12 हुआ। और नाव के आने से हुआ, नाव के आने से पहले कितना था? 37 था, तो 37 और 12 कितना हो गया हमारा? 49 हमारा आंसर हो गया। आप नॉर्मल तरीके से कर लो, नहीं आप कर सकते हो उस तरीके से, आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है, तो आप इस तरीके को भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। वैसे भी आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ को चलते हैं। तालिका 5 दुकानों द्वारा गए लेस कुरकुरे और चॉकलेट के पैकेटों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है। ये लेस की जगह ले हो गया, ठीक है। सी और ई द्वारा बेचे गए लेस के पैकेट, सी और ई द्वारा बेचे गए लेस के पैकेट, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि 0 5 और 6, ठीक है। सी प्लस ई की बात कर रहा है, ठीक है। बी और डी द्वारा चॉकलेट मेरे को दिख रही है यहाँ पे बी और डी द्वारा चॉकलेट, बी और डी द्वारा कितनी हो गई? बी प्लस डी कितनी हो गई? 0 7 और 4 11 का 1 हासिल, 6 तो 8 और 1 9 910 हो गई। से कितने प्रतिशत कम है इसके मुकाबले? ये इससे कितने प्रतिशत कम है? मेरे को यहाँ पे दिख रहा है
कि अगर मैं लेस परसेंटेज की बात करूं तो ये हो जाएगा, इसमें कितनी की कमी है, 50 एक हो गया 700, 210 यानी कि 260 कम है। 260 कम है कितने से, 910 से, मल्टीप्लाई बाई 100, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2600/91। अब मेरे को पूरा काटने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो हमारा, क्योंकि पहला डिजिट तो सेम है तो दूसरा अंक पे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तीसरे तक काटने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो मैंने काटा 9 दूनी 18, 182, 182 से मेरा बचा 18 और 60 की 78780 आ गया, तो 9 अट्ठे 72 यानी कि 28 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 28 हमारा एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे 28.5% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28.95% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यदि 51 पुरुष 22 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 26 दिनों में पूरा करते हैं, तो 39 पुरुष प्रतिदिन 11 घंटे कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। उसी कार्य को बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे भी जो कार्य है वो एक है और यहाँ पे भी जो कार्य है वो एक है। ठीक है, पहला जो कार्य है उसे 51 पुरुष, ठीक है, 22 घंटे और 26 डेज में पूरा करते हैं, जो कार्य एक है। ठीक है, इसी एक कार्य को दूसरा जो सेक्शन है वो है 39 पुरुष का 11 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, यही एक कार्य है, इसको ऐसे ही लिखना होता है और किसी ट्रिक पर के चक्कर में मत पड़ना, खाओ कंफ्यूजन बढ़ाओगे अपना। इसे बस सामने सामने लिखो और काट दो, कुछ नहीं करना, सीधा सामने सामने लिखो और काट दो। बहुत बेवकूफ लोग हैं, पता नहीं क्या क्या ट्रिक बना देते हैं इसकी। ठीक है, काट लेते हैं, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, 3 से कट जाएगा ये, 3 ने कम 3, 3 सत्ते 21, 11 से कट जाएगा ये 2 बार, तो यहाँ से x बराबर में कितना आ गया, 17 दूनी 34 दूनी 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, x की वैल्यू आ गई 68 डेज। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 68 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर एक हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। एक लैपटॉप 31,360 रुपए में बेचने पर अर्जित प्राप्त लाभ प्रतिशत लाभ इतने रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है। मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, इसमें थोड़ी सी बात समझना। अगर मेरा प्रॉफिट परसेंट है और लॉस परसेंट है, अगर प्रॉफिट परसेंट 10% है और लॉस परसेंट भी 10% है, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्राइस के मामले में दोनों सेम होंगे। प्राइस ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ लॉस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बोला 100 रुपए पे 12% का प्रॉफिट हुआ, तो 12 का प्रॉफिट हो गया। 12% 100 का 12% ही होता है, 12 ही होता है। और अगर मैं लॉस परसेंट की बात करूं कि 12% का लॉस हुआ तो 12 का ही लॉस हुआ, यानी कि जितने परसेंट का लॉस हुआ अगर उतने परसेंट का प्रॉफिट होता है तो भाई वो चीजें बराबर ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे को यहाँ कह रहा है कि यहाँ पे हानि हुई, मैंने बोल दिया सीपी यहाँ पे कहीं लाई करता था, सीपी यहाँ पे कहीं लाई करता था, तो 13,440 रुपए पे यहाँ पे अगर इसको एक्स का लॉस हुआ, ठीक है, यहाँ पे हमारा सीपी है और यहीं से हमने कुछ ज्यादा बेचा, उसे एक्स का ही प्रॉफिट हुआ और बेचने पे कितने मिले, 31360 मिले। यानी कि अगर मैं इन दोनों के अंतर की बात करूं तो ये 2x आएगा, इन दोनों का अंतर 2x आएगा, तो मैं अंतर देख लेता हूं एक बार, कितना आएगा, 0 से 0 गए 0, 6 से 4 गया 2 और ये 3 से 4 गया तो 9 और यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 10, 7 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, 17,290 2x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 1 2 6 12 0, x की वैल्यू हो गई 8960, जिसे अगर मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेरे को सीपी मिल जाएगा, इसमें माइनस कर दूं तो सीपी मिल जाएगा, तो मैं इसमें ऐड करके निकाल देता हूं। तो सीपी इज इक्वल टू 13,440 प्लस में 8960 इज इक्वल टू 0, 6 4 10 की 0, 1 हासिल, 9 4 13 14 का 4, 1 हासिल, 8 9 और 3 12 का 2, 1 हासिल, 22,400 रुपये हमारा सीपी आ गया। ठीक है,
22,400 हमारा सीपी आ गया। तो हमसे पूछा है कि 22% का लाभ अर्जित करने के लिए लैपटॉप को किस कीमत पे बेचा जाए। तो मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। भाई मेरे को 100 की वैल्यू जो मिल गई, 100% की वैल्यू जो मिल गई वो मिल गई 22,400, और मेरे से 122% की वैल्यू पूछी है। 122% की वैल्यू मेरे से पूछी है तो मैं निकाल देता हूँ। तो 22400 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई में 122। 2 जीरो से मैंने 2 जीरो काट दी। अब मैं अगर इकाई के अंक पे ध्यान दूं तो क्या मुझे कैलकुलेशन करने की पूरे की जरूरत है? अगर मेरा कैलकुलेशन में 2 आता है तो जरूरत पड़ेगी, वरना मेरे को नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर कोई और ऑप्शन आता तो मैंने देखा 4 दूनी 8 आ रहा है मेरा इकाई का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे को कैलकुलेशन करने की जरूरत एग्जाम में नहीं पड़ी। तो 27,328 मेरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको करनी है तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आंसर यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। 50 लीटर दूध के एक कंटेनर से 10 लीटर निकाला जाता है और पानी में बदल दिया जाता है। तीसरी बार आ चुका है क्वेश्चन, थर्ड टाइम आ चुका है अभी इस वाली सीरीज में, थर्ड टाइम आ चुका है। तो पहली बार कांड यहाँ हो गया, पानी निकाल 10 लीटर दूध निकाला और पानी मिला दिया। यदि इसी प्रक्रिया को 2 और बार दोहराया जाता है, यानी कि अगर पहली बार यहाँ हो गया तो 2 बार ये हो गई, तो टोटल कितनी बार दोहराई दी गई? थर्ड टाइम दोहरा दी गई। हमने तो इसकी रेशियो वाला क्वेश्चन भी कर लिया, तो ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। अब मेरे से कितने लीटर दूध पूछा है, मैं दूध भी निकाल सकता हूँ, मैं पानी भी निकाल सकता हूँ, लेकिन हमारा इनिशियली जो निकलेगा वो फॉर्मूले से दूध निकलेगा। फॉर्मूला हमारा क्या कहता है कि इनिशियल 1 माइनस में चेंज अपॉन में इनिशियल, और जितने टाइम्स वो हुआ है, मेरे को पता 3 टाइम्स हो गया, एक बार पहले और 2 बार दोहरा दिया गया। ठीक है, इनिशियल कितना है मेरा 50 लीटर है, 1 माइनस में चेंज कितना कर रहा है 10, और इनिशियल को डालूंगा नीचे, टाइम्स की बात कर रहा है तो 3 की बात कर रहा है। जब मैं इसको इससे काट दूंगा तो 5 एकम 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4, यानी कि मेरा आ जाएगा 4/5, यानी कि 50 मल्टीप्लाई में 4/5 की 3 बार मल्टीप्लाई, 4/5 की 3 बार मल्टीप्लाई, 25 दूनी 50, 4 चौक 16 चौका 64 दूनी 128/5, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर है तो मैं पूरा काट लेता हूँ। 5 दूनी 10, कितना बच गया 2, 5 25, 25.6 हमारा यहाँ पे दूध बचेगा। अगर हमसे गलती से वाटर पूछ लेता तो वाटर हम कैसे निकालते हैं भाई, 50 लीटर टोटल है और बाद में 25.6 जो है वो हमारा दूध बचा, तो बाकी बचा वो कितना 24.4 लीटर जो है वो हमारा दूध बचा था, सॉरी पानी बचा था। दूध तो हमारा यहीं से निकल के आ जाता और पानी को हम ऐसे निकालते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा एक्सप्रेस एज ए वल्गर फ्रैक्शन, सेम क्वेश्चन है, आ चुका है, मैंने तब भी बोला था ये वल्गर मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही आया हुआ है, मतलब गलत नहीं है, ये क्वेश्चन में ही ऐसा आया हुआ है। ठीक है, तो ये भी आपका होमवर्क हो गया। थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन जो है वो आज मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, देखते हैं 19 नंबर क्लास, 19 नंबर क्वेश्चन तक कितने बच्चे क्लास देख के इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं। मुझे लगता नहीं है 19 क्वेश्चन तक 15-20 से ज्यादा बच्चे देख पाते होंगे, क्योंकि एक बार में इतना बैठना तो नहीं है, पेशेंस ही नहीं है लोगों में। अच्छी चीज सीखने के लिए पेशेंस भी तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो गया, और 19 के बाद हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 20 जो कि गलत है। दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन आस्क्ड बाय डीएसएसबी। ठीक है, अब रॉन्ग क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, दो ट्रेन ए और बी बिंदु पी और क्यू से विपरीत दिशा की ओर चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, और P और Q से, सॉरी P और Q से ट्रेन है A और B, और P और Q स्थान है। ठीक है, A ने चलना स्टार्ट करा और यहाँ से B ने चलना स्टार्ट करा। ठीक है, मैंने अपोजिट ले लिया। एक दूसरे से मिलने के बाद मैंने सपोज कर लिया कि यहाँ पे इनका मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, 16 और 17 घंटे में अपने गंतव्य पहुंच जाते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक चलते हुए और फिर यहाँ से यहाँ चल दी। यहाँ से तो इसको 16 घंटे लगे, मेरे को नहीं पता बाकी कितना लगा, ये मेरे को नहीं पता। बी ने यहाँ से यहाँ ट्रेवल करा और यहाँ से भी यहाँ ट्रेवल करा। ठीक है, पूरा ट्रेवल कर लिया। ठीक है, तो उसको इस ट्रेवलिंग टाइम में 17 घंटे लगे।
ठीक है। तो उसने बोला पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो 192 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी ट्रेन बी की गति बताओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम स्पीड ऑफ ट्रेन जो निकालते हैं, मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ क्योंकि यही तो क्वेश्चन गलत है, बाकी याद तो दोबारा हो सकता है। स्पीड ऑफ ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन ए अपॉन में स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज इक्वल टू अंडर रूट में टाइम 2 अपॉन में टाइम, यानी कि पहली वाली ए के लिए दूसरी वाली का टाइम सामने रखेंगे, बी के लिए पहली वाली का टाइम सामने रखेंगे, ठीक है, टाइम 1 ये ऐसे निकलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से अगर इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लगाना चाहूँ तो मेरे को टाइम 2 जो दिख रहा है बी का जो है वो 17 है और ए का जो है वो 16 है, ठीक है। अब ये 17-16 है, इसकी वजह से 17 ये अंडर रूट से बाहर फ्रैक्शन में निकलेगा, पॉइंट्स में निकलेगा, फ्रैक्शन में भी नहीं पॉइंट्स में निकलेगा, लेकिन ये जो आंसर दे रहा है वो एग्जैक्ट दे रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। अगर किसी को संशय हो कि ये क्वेश्चन गलत नहीं है तो आप किसी भी अच्छे टीचर्स से एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बाकी अगर कोई बोलेगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के अलग अलग जो 2-3 तरह के अल्टरनेटिव हो सकते हैं वो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम पे क्लिक करना, आपको वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पे आपको जैसे 16 है 4 का स्क्वायर है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होना चाहिए था, 3 का स्क्वायर होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे आपका 6 का स्क्वायर होना चाहिए था, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्क्वायर बनता तब ये क्वेश्चन बन पाता, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे क्वेश्चन क्यों गलत है। एक तो क्वेश्चन को गलत प्रूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान सही क्वेश्चन को करा देना बहुत ईजी है, कोई क्वेश्चन गलत आता है तो उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही आया और आपका ये क्वेश्चन गलत है। बाकी आपसे मिलते हैं, अब एक क्लास हो रही है हमारी, उसके बाद इसके सॉल्यूशन या आपकी स्वीट जो है वो आपको मिल जाएगी आपको कीस्टोन क्लासेस पे। इसमें जो 1-2 क्वेश्चन अच्छे थे वो आपको मिल जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन कौन से अच्छे थे, ये वाला क्वेश्चन भी मैं डाल दूंगा क्योंकि कैलकुलेटिव था, ये वाला क्वेश्चन भी डलेगा, और तो कोई क्वेश्चन ऐसा था नहीं, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन डलेगा, ये 3 क्वेश्चन डलेंगे, वो आपके बेस्ट पीवाईक्यूज वाले मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर कोई अभी तक देख रहा है आपको एक कीस्टोन क्लासेस का लिंक मिलेगा जो कि इस चैनल का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। एक आपको बेस्ट पीवाईक्यूज का लिंक मिलेगा, वो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। कीस्टोन क्लासेस पे आपको सिर्फ पीडीएफ्स मिलेंगी जो क्लास की होंगी या जो मेरे को लगेगा इंपॉर्टेंट आपके लिए है वो मैं डाल दूंगा। उस वाली में सिर्फ आपको मैथ के क्वेश्चन वो मिलेंगे जो कि आपके फर्दर आ सकते हैं और आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए वहां से, और कभी कुछ अच्छा हो तो थोड़ा सा क्रेडिट हमें भी दे दीजिएगा, ठीक है। बाकी आपसे कल मिलते हैं, धन्यवाद।